हम आपके बीच शिक्षा संवाद कार्यक्रम के तत्वाधान में जो आयोजन आपके प्रधानाध्यापक के द्वारा, विद्यालय परिवार के द्वारा, विद्यालय प्रबंधन के द्वारा किया गया है, उसमें मुझे शरीक होने का मौका मिला है। देखिए, आज हम ज़्यादा बात अन्य चीज़ों पर नहीं करेंगे, बल्कि शिक्षा संवाद में जो बातें विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती है शिक्षा से संबंधित, और अन्य योजनाएं जो अन्य विभाग के द्वारा चलाई जाती है जो आपके लिए जरूरी है, इसकी बात करेंगे। मुझे लगता है कि ये दीवार नहीं होता, सभी बच्चे मुखातिब होते, लेकिन कोई बात नहीं। आवाज जा रही है सबको? नहीं जा रही है, आवाज नहीं मिल रही है। आपका माइक्रोफोन सही से नहीं है। मुझे लगता है कि या तो बीच में दीजिए, यहाँ से थोड़ा दूर कर दीजिए, बीच में कर दीजिए, तभी लोगों को आवाज मिल पाएगी। आप लोग 9th क्लास के बच्चे हैं, 10th के भी हैं, 11th के भी हैं, 12th के भी हैं, सभी लोग हैं। 1 फरवरी से इंटरमीडिएट का एग्जाम होना है और फिर 13 फरवरी से शायद मैट्रिकुलेशन का होना है, 15 फरवरी से। तो आप लोग में से बहुत सारे परीक्षार्थी भी होंगे ना? हैं? बहुत अच्छा। तैयारी आप लोग कर रहे होंगे, बहुत तरह की कठिनाई हो रही होगी। बात करिए। देखिए, मैं कुछ योजनाओं के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। एक्चुअल में आप लोगों को बहुत सारी चीजें जानकारी रहती होगी, लेकिन फिर भी रिपीट करता हूँ। कुछ याद रखिए, और पेन पेंसिल होगा आपके पास तो नोट भी कर लीजिएगा। जरूरत की चीजें हैं, जैसे देखिए, बालक और बालिका के लिए छात्रवृत्ति योजना, स्कॉलरशिप होता है, यह बच्चों को मिलता है जो 75% उपस्थिति दर्ज करते हैं। और आप लोग अगर 75% उपस्थिति दर्ज नहीं करेंगे, योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यह योजना का लाभ आपके खाता में डीबीटी के माध्यम से मिलता है। डीबीटी क्या होता है, किसी को पता है? डीबीटी क्या होता है, कोई बताइए? डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। मतलब डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष, सीधा, मतलब जैसे आपके और जो देने वाले हैं उनके बीच में कोई आदमी नहीं रहेगा। बेनिफिट लाभ, और ट्रांसफर मतलब हस्तांतरण। जैसे आपका नाम आ गया कि आप 75% उपस्थिति वाले में आप हैं, तो आपका अकाउंट नंबर है, तो सीधा एक क्लिक किया जाएगा पटना से, और आपके खाते में जो प्रावधान क्या हुआ राशि है वो सीधे आपके खाते में चला जाएगा। इसको कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट। सीधा बेनिफिट किसको मिलेगा? लाभार्थी को। जो लाभ लेने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? लाभार्थी। और ट्रांसफर, सीधा ट्रांसफर आपके अकाउंट में होगा। और आपका अकाउंट नंबर नहीं है तो आपके गार्जियन जो अभिभावक हैं उनके अकाउंट में जाएगा, मतलब सीधा लाभ आपको मिलेगा। तो ये योजना जो है, इसका उद्देश्य क्या है? बालक और बालिका की शिक्षा को बढ़ावा देना और उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक करना। आपको कुछ पैसे मिलेंगे, आपको लगेगा कि नहीं, हमको पढ़ने के लिए जो स्टेशनरी चाहिए, कुछ अलग से किताबें चाहिए, इसके लिए पैसा मिलता है। क्लास 8वीं तक निःशुल्क पुस्तकें मिलती है, 9th में निःशुल्क पुस्तक नहीं मिलती है, कॉपी कलम नहीं मिलती है, कुछ नॉमिनल चार्ज लगते हैं। जैसे आप आते हैं तो छात्र कोष में जमा होती है कुछ राशियां, जैसे बालचर कोष होता है, पुस्तकालय कोष होता है, बहुत सारी चीज होता है। 10 रुपया 20 रुपया करके 300-400 रुपया प्रावधान होता है, वो आपको लगता है। लेकिन ये जो 9th और 10th में अध्ययनरत छात्र छात्रा है उनको छात्रवृत्ति का लाभ मिलता है, और उन्हीं को मिलता है जिनकी उपस्थिति 75% हो। 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू होता है, मतलब शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च तक चलता है। आप लोगों का एडमिशन 8वां से 9वां में जो होता है वह 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक इस बार भी होगी। पिछले साल ज्यादा दिन तक चला था। और उसके बाद आप लगातार अध्ययन करेंगे। जितना वर्किंग डे है, वर्किंग डे मतलब 30, अगर 1 महीना में 30 वर्किंग डे नहीं होता, 4 संडे हो जाता है, 1-2 और छुट्टी हो जाती है, 24 वर्किंग डे होता है। 24 का 75% कितना होगा? 24 का 75% कितना होगा? बोलिए, परसेंटेज नहीं जानते हैं? 24 वर्किंग डे होता है, 18 होता है। गुड। तो 24 दिन अगर 1 महीना में होता है पढ़ाई विद्यालय में, तो आपको 18 दिन उपस्थित होना होगा।
18 दिन जब आप उपस्थित होइएगा तभी आपको उस योजना का लाभ मिलेगा। इसका मतलब क्या, 75% उपस्थिति। और यह काउंट कैसे होता है, 30 सितंबर तक। जैसे योजना का लाभ हमको अभी आप लोगों को फरवरी में मिलेगा, 1 फरवरी से आपके खाते में राशि जाना शुरू होगा, तो आप 30 सितंबर तक और 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर के बीच में प्रत्येक महीना में अगर 24 दिन पढ़ाई होती है तो 18 दिन आपको उपस्थित होना है। इसलिए कि आपने पढ़ाई का लाभ लिया तो आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा, आप पढ़ने के प्रति जागरूक हैं। और ये राशि जो है 1800 प्रति वर्ष, 1800 प्रति वर्ष हुआ तो 1 महीने में कितना राशि हुआ, 1800 प्रति वर्ष हुआ, 1 महीने में कितनी राशि, 12 महीने का साल होता है। अब 12 महीने में 1800 की राशि मिली, 1 महीने में कितनी की राशि है, 150। इतना देर क्यों लगता है, आप लोग लगता है खा पी के नहीं आए हैं क्या, खाना खा के आए हैं, तब इतना देर क्यों लगता है। 1 वर्ष में 12 महीना होता है, 12 महीना में 1800 राशि मिलती है, तो 1800 को 12 से भाग दीजिएगा, 150 रुपया होगा। 150 रुपया भी महत्व रखता है। यह अलग बात है कि आप गोलगप्पे पर, अन्य चीजों पर पॉकेट खर्च में 50-60 रुपया ऐसे ही खर्च कर देते हो, लेकिन 150 रुपया में कई कॉपियां हो जाएंगी, कई कलमें हो जाएंगी, है ना, बात समझ रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स भी 80 रुपया मिल जाता है, 70 रुपया, और आपके लिए पूरे साल भर काम आता है, 150 रुपया कम नहीं होता है। इसी तरह से आप लोग यह भी समझिए, आप लोग बड़े हो गए हैं, 9th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, आपकी छोटी बहन भाई कक्षा 1 में पढ़ता हो, कक्षा 3 में पढ़ता हो, तो आपको योजना की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे को जान के क्या होगा, वो बड़ा होगा तब जानकारी होगी। तो आपको जानकारी होनी चाहिए, जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनको राशि मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और ये तभी मिलेगी जब 75% उपस्थिति होगी। तो जैसे कक्षा 1 और 2 के छात्रा को यही पोशाक देखते हैं ना, एक कलर की पोशाक पहनते हैं, उसके लिए 600 रुपया मिलता है, और कक्षा 1 से 5 के लिए छात्रा को 700 रुपया मिलता है, और कक्षा 6 से 8 के लिए 1000 रुपया मिलता है, 9 से 12 के लिए 1500 रुपया मिलता है। तो जो जो बड़ा होते जाता है, जो कपड़ा होता है उसका साइज बढ़ेगा तो उसमें कीमत ज्यादा लगेगा, तो सरकार भी उसी तरह से छोटे बच्चे को कम, बड़े बच्चे को ज्यादा, इस तरह से पोशाक योजना चलाती है। ये आपको पता होना चाहिए। 9 से 12 तक में 1500 रुपया मिलती है, और आपके खाते में यह पैसा जाती है, और उससे आप क्या करेंगे, कपड़ा खरीद के जिस कलर में गवर्नमेंट ने तय किया है, जिस कलर के बच्चे कपड़े पहनेंगे उस कलर में ढंग से सिलवा के पहन के आप आते हैं ना। आज सभी लोग विभिन्न ड्रेस में आए हैं, परीक्षा चल रही होगी इसलिए भी कोई बात नहीं है, लेकिन एक ड्रेस में आना चाहिए। अभी ठंड का मौसम है, इसलिए अगर ड्रेस में भी जो लोग आते हैं, ऊपर से स्वेटर जैकेट रहता है तो नहीं दिखता है। उसके बाद है साइकिल योजना। आप लोग साइकिल चलाते हैं? कितने लोग साइकिल चलाते हैं? सब, वाह, सभी को पैसा मिलता है सरकार की ओर से। जो 10th 11th में होंगे उनको मिला होगा, 9th वाले को भी नहीं मिला होगा। 9th में जो पिछले साल एडमिशन लिया उनको मिला है क्या? 9th में जो एडमिशन लिया उनको मिला है? नहीं मिला है। 1 फरवरी को आपके खाते में जाए, नई साइकिल खरीदिएगा। माताजी पिताजी कहेंगे पुरानी साइकिल चलाओ, करना नहीं, हमें नई साइकिल चाहिए। आप पुरानी साइकिल होगा तो मरम्मत करके चला सकते हैं, इसका सदुपयोग कर लीजिएगा, लेकिन नई साइकिल खरीदिएगा। इसके लिए कितना पैसा मिलता है आपको पता है? 3000 रुपया मिलता है ना। बढ़िया साइकिल लीजिएगा, अपने से जाके दुकान में बढ़िया साइकिल लीजिएगा, उसमें हैंडल, कैरियर, घंटी सब कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे तैसे नहीं, साइकिल लीजिएगा ना। 1 फरवरी को आपके खाते में पैसा जाएगी, 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक बारी से, और उन्हीं के खाते में पैसा जाएगी जो लगातार 75% उपस्थिति दर्ज किए हैं, और जिनका नामांकन रद्द नहीं हुआ है। जिनका नामांकन रद्द हो गया है उनको पैसा नहीं मिलेगा। अब जैसे मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना है, राज्य में बालक शिक्षा को बढ़ावा देना, बालकों को आत्मनिर्भर बना। आत्मनिर्भर समझते हैं क्या होता है? हाँ, हुनरमंद होना। जैसे हमें सिलाई मशीन चलाने आ जाएगा, साइकिल ठीक करने आ जाएगा, कंप्यूटर चलाने आ जाएगा, ठीक है, स्किल्ड लेबर हो जाएंगे। मान लीजिए हम बहुत जानकार नहीं है, हमको दीवार जोड़ने भी आना चाहिए, ठीक है ना। हमें झाड़ू लगाने भी, सफाई कर्मचारी भी होता है, ठीक है ना, झाड़ू लगाना भी आना चाहिए।
हर काम अपने आप में महत्वपूर्ण है और कोई काम छोटा नहीं है और कोई काम बड़ा नहीं है। हमें हर चीज जानकारी रखनी चाहिए, हर चीज आना चाहिए। तो जैसे बटन टाँकना भी आना चाहिए। कभी कभी होता है ना, किसी दर्जी के पास बटन टाँकने वाला और काज बनाने वाला नहीं होता है और हमें पढ़ना है और हमारे पास पैसे नहीं है, हम वो काम भी कर लेंगे पार्ट टाइम, शाम में बैठेंगे कर लेंगे और करके क्या कहते हैं कुछ उपार्जन करेंगे। तो यही आत्मनिर्भर होता है। धीरे धीरे स्किल्ड हो जाएंगे तो बाद में नौकरी नहीं मिलेगी। सारे लोगों को नौकरी नहीं मिलती है ना, नौकरी की एक संख्या होती है, लिमिटेशन होता है। हर आदमी नौकरी चाहेगा तो चाहने से तो मिलेगा नहीं। जो हाई मार्क्स लाएगा, ज्यादा पढ़ने में तेज होगा, उसी को नौकरी मिलेगी। और जिनको कम जानकारी है या समय नहीं मिल पाया, घर में बहुत सारे काम थे जिस कारण से नहीं पढ़ पाए, उन लोगों को तो कुछ हुनर होना चाहिए ना, वही आत्मनिर्भर होता है। इनको भी राज्य के सरकारी विद्यालय में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण, प्रथम श्रेणी में कितना मार्क्स होना चाहिए, कितना प्रतिशत, 60% होना चाहिए। 100 में 60 नंबर या 70 नंबर, 60 नंबर। मतलब 500 का पेपर होगा तो कितना नंबर चाहिए, 300 से ऊपर नंबर आएगा तभी आपको 10,000 रुपया दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? बहुत आसान है ना, मेहनत करने पर मुश्किल लगता है लेकिन आसान है। 10,000 रुपया प्राप्त करना आसान है। 60% जो ही मुझे नंबर आ गया 10,000 रुपया मिलेगा। समझ रहे हैं ना? हाँ। इसके बाद शैक्षणिक परिभ्रमण होता है। शैक्षणिक परिभ्रमण क्या होता है? आपको यहाँ से बस पर बैठा के एक टीचर ले जाएंगे, दूसरे जिला में ले जाएंगे घुमाने के लिए, गोलघर घुमाने जाएंगे, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व दिखाने जाएंगे। जाते हैं ना? नहीं होता है। यहाँ हाई स्कूल में नहीं जाते हैं, हाई स्कूल में नहीं आता है, मिडिल स्कूल में आता है। 3 साल से बंद है। अच्छा, तो बंद है। ये योजना की जानकारी आपको होनी चाहिए। हेडमास्टर साहब का कहना है कि 3 साल से ये योजना की राशि नहीं आई है, इसलिए बंद है। देखिए, सरकार के पास पैसा है लेकिन उसका भी मैनेजमेंट ऐसा होता है कि कभी यहाँ ज्यादा खर्च करना पड़ता है, यहाँ कम खर्च करना पड़ता है। आपके पास शिक्षक नहीं थे, कम शिक्षक थे, पढ़ाई में दिक्कत होती थी, शिक्षक की बहाली हुई है, उनकी सैलरी में पैसा खर्च होता है। और पूरे बिहार में जितना बड़ा बजट है उसके 18-20% राशि शिक्षा विभाग पर खर्च होता है। मतलब 100 रुपया का बजट है तो 20 रुपया खर्च होगा किस पर? शिक्षा विभाग पर। सैलरी पर खर्च होता है, आपको पोशाक पर खर्च होता है, छात्रवृत्ति पर खर्च होता है। ठीक है ना? ये समझिए। इसलिए हो सकता है परिभ्रमण की राशि नहीं आई है, लेकिन मध्य विद्यालयों में भी परिभ्रमण की राशि जाती है और हाई स्कूल में भी जाती है। और लोगों को सिलेक्ट करके जो जाना चाहते हैं घूमने के लिए, उनको बस पर ले जाकर के रास्ते में खाना भी होता है और घुमा करके लाया जाता है। राजगीर, नालंदा अपने बिहार में है ना, वहां पर बहुत पहले विश्वविद्यालय हुआ करता था, उसका खंडहर है। गोलघर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, पटना में है। अच्छा, 1916 में क्या हुआ था? 1916 में तो नहीं हुआ था, 1776 में हुआ होगा ना। वो क्या है गोलघर? हाँ, बहुत पहले जब अंग्रेज का शासन था, 1786 ना, 1786। हाँ, उस समय अनाज का गोडाउन बना था। एक्चुअल में अकाल होता था ना, अकाल समझते हैं? जब बारिश नहीं होगी तो क्या होता है कि उपज नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल हो गया, अकाल हो गया। जितना उपज हुआ है उसको स्टोर करके सभी को देना रहता है। वो अकाल में स्टोर करने के लिए, खाद्यान्न का स्टोर करने के लिए बना था। उसके बगल से सीढ़ी बना था ऊपर चढ़ने के लिए, वहां से देखने के लिए भी। तो आजकल वो दर्शनीय स्थल हो गया है और लोग उस पर्यटक स्थल हो गया है, वहां से चढ़ते हैं। बीपीएससी में शिक्षक भर्ती हुआ है अभी 23-24 में। अपने जिला में 6,000 शिक्षक आए हैं। 3,3400 शिक्षक पहले आए थे और अभी 3,000 शिक्षक आए, 6400 शिक्षक आए। आपके स्कूल में आए हैं? कितने टीचर आए हैं? अभी मैडम आप भी आई है ना, ये संगीत की शिक्षिका आई हैं, आप यहाँ आई है ना। हाँ, ये भी एक योजना है। और पूरे बिहार में 1,20,000 और अभी 96,000, कितना हो गया? 2 लाख से अधिक हो गया। तो अपने जिले में 6400 शिक्षक आए। ठीक है ना? ये भी एक योजना है, आपको जानना चाहिए। मध्याह्न भोजन योजना पीएम पोषण योजना कहते हैं, भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है। और कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनको घर में खाना समय पर नहीं मिल पाता है। एक टाइम खाना पका पकाया खाना मिलता है। 1 to 5 के लिए 100 ग्राम चावल होता है
और कुछ राशियां होती है, उससे मसाला, तेल, दाल वगैरह जो प्रोटीन होता है, अंडा भी दिया जाता है शुक्रवार के दिन। अंडा जो नहीं बच्चा खाता है उसको फल दिया जाता है। और 6 to 8 के बच्चों को 150 ग्राम चावल का भात बनाया जाता है, और उसके साथ कुछ ज्यादा पैसा 8 रुपया समथिंग होता है जो उनको दाल, प्रोटीन के लिए अंडा और अन्य चीजों में खर्च होता है। ठीक है ना। ये भी योजना आप लोग 8वां में पढ़ी हैं, वहां पर मिलता था खाना ना। हाँ, गुड। अब मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम है। स्वास्थ्य कार्यक्रम 7 कक्षा में जो पढ़ते हैं बच्चा, कक्षा 7 और से 12 तक, वो बड़ी हो रही होती है, उनको स्वास्थ्य ठीक रहे, आयरन की कमी ना हो, ठीक है ना, विटामिन की कमी नहीं हो, तो आयरन की गोली भी, मतलब शरीर में कोई जोंक नहीं हो जाए, जो कीड़ा ऐसा होता है ना जो आप खाते हैं और खून चूस लेता है, जोंक समझते हैं ना, ऐसा हो जाता है, उसके लिए दवा आती है एल्बेंडाजोल, वो भी स्वास्थ्य विभाग चलाती है। और नैपकिन वगैरह के लिए भी पैसा दी जाती है, सैनिटरी नैपकिन के लिए 300 रुपया प्रति वर्ष दिया जाता है। ठीक है। और कई कई हाई स्कूल में सैनिटरी नैपकिन की मशीन लगे हुए, वहां पैसा गिराते हैं, निकलता है, और उसको जलाने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी एक मशीन आता है, वो भी लगता है। हर स्कूल में लगना है, हो सकता है आपके स्कूल में, आपके यहाँ लगवाए हैं क्या सैनिटरी नैपकिन का मशीन? लगवाइए, देखिए जीवधारा में चले जाइए, वहाँ लगा हुआ है, आप भी लगवाइए। ठीक है ना। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, इसमें वही बात है, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 10,000 जो प्रथम श्रेणी से पास करेंगी लड़कियां उच्च विद्यालय से, उच्च विद्यालय का मतलब बोर्ड परीक्षा, उच्च विद्यालय 9th का नहीं, बोर्ड परीक्षा, 10वीं की परीक्षा और 12वीं की परीक्षा, अगर आप पास करते हैं तो आपको कितना मिलेगा? 10,000 मिलेगा। उन्नयन योजना है। स्मार्ट क्लास आपके यहाँ है? स्मार्ट क्लास में टीवी लगा रहता है, कुछ उन्नयन के मटेरियल्स बने होते हैं, उसको लगाया जाता है और वो आवाज निकलती है और आप लोग बैठ के पढ़ते हैं। फिर आपके शिक्षक जहाँ कंफ्यूजन होता है वहां आपको बताते हैं। नहीं होता है? स्मार्ट क्लास के लिए स्मार्ट क्लास आ गया है, अब टीचर है ना, आप स्मार्ट सब्जेक्ट होते हैं और सभी विषय के शिक्षक आते हैं। अब देखिए, आप लोग मोबाइल चलाते हैं, कौन सा मूवी देखते हैं? हाँ, मोबाइल चलाते हैं, मूवी ही देखते होंगे ना, 3 इडियट्स और 12th फेल, और यही सब देखते हैं। उस पर एक ऐप डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ई लॉट्स एक ऐप है, ई लॉट्स आप लोग नोट कर लीजिए, ई लॉट्स, E.LOTS, ई से इलेक्ट्रॉनिक, एल से लाइब्रेरी, ओ से ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ई इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ये आप कीजिएगा। 1 से 12 तक की किताबें उस पर है, ठीक है ना। किताब कैसे उलटता है, जैसे आप उलटाते हैं, आप जाएंगे उसमें तो उसमें किताबें हैं, किताब जो किताब चाहिए, कक्षा 1 की, कक्षा 2 की, 11 की, 12 सभी किताबें, और भी मटेरियल से मैथ्स के वीडियोज बने हुए हैं। आपको जो कठिनाई होती है उस पर जाइएगा तो वीडियोज हैं, उसको देखिएगा तो आपको फायदा होगा। ये भी विभाग की योजना है। इसके बाद है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। अभी देखिए असर का एक रिपोर्ट आया था, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एजुकेशनल रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट असर 2023 का। उसमें पूरे भारत देश के बच्चों के साथ, अभिभावकों के साथ और स्कूल के विद्यालय प्रबंधन के साथ मिल करके लोगों से पूछा गया क्या आपको आता है, क्या जानकारी है। उसमें बात आई कि बिहार में लड़कों से ज्यादा लड़कियां स्नातक कर रही, स्नातक समझते हैं, बीए करना, ग्रेजुएशन कर रही है। 6.63% लड़कियां ग्रेजुएशन कर रही हैं और 4.समथिंग लड़के कर रहे हैं। ये एक रिपोर्ट है। तो लड़का हो या लड़की, ग्रेजुएशन सबको करना चाहिए, और शादी ग्रेजुएशन से पहले नहीं करनी चाहिए, है ना। ग्रेजुएशन तक में शादी करने का एज हो जाता है, 21 वर्ष हो जाएगा, 18 वर्ष से ऊपर हो जाएगा। तो हमें 18 वर्ष के बाद ही शादी करनी चाहिए। जब एडल्ट वयस्क हो जाते हैं, मैच्योर रहते हैं, ज्ञान हो जाता है,
हमें परिवार का प्रबंधन कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, किन चीजों का, आमदनी कितना है, हम खर्च कितना कर पाएंगे, है ना। अब अगर आप चादर को देखते होंगे, एक कहावत है ना कि चादर के हिसाब से ही अपना पैर फैलाइए। चादर छोटा है तो पैर को छोटा ही रखिए ताकि आपका तन ढका रहे, और चादर बड़ा है तो पूरा फैला दीजिए। तो आपके पास पैसे कम होंगे तो घर परिवार संतान कम रखना चाहिए, संसाधन कम है, हमारे पास पालन पोषण के साधन नहीं है, संतान कम होना चाहिए, परिवार छोटा होना चाहिए। और आप जानते होंगे छोटा परिवार सुखी परिवार, है ना। और आप आसपास में देखेंगे, ऐसा देखा गया है, जिनका छोटा परिवार होता है वह सुखी होता है, जिनका बड़ा परिवार होता है वह सुखी नहीं होता है। इसलिए परिवार को छोटा रखने के लिए शादी अपने उम्र के बाद ही मतलब 18 वर्ष के बाद ही करनी चाहिए। लड़कों को 21 वर्ष के बाद और लड़कियों को 18 साल के बाद। अब तो लोग 25 साल में शादी कर रहे हैं, ठीक है ना। कहाँ हो गया है 21, कहाँ हो गया 25? होने की बात है। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने अभी तय किया है कि लड़कियों की या लड़कों की शादी 21 साल के बाद हो। हमारे बिहार में तय नहीं हुआ है, भारत सरकार ने तय नहीं किया। आप अवेयर हो, अच्छी बात है। और अच्छी बात है कि थोड़ी ज्यादा उम्र में, ज्यादा का मतलब 20 से ऊपर की उम्र में शादी हो, ठीक है ना। तो ये मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत क्या है, जो बच्चे स्नातक उत्तीर्ण करते हैं सभी कोटि की छात्राओं को, उनको एक मुश्त 50,000 रुपया मिलता है। ये आप कह सकते हैं कि क्यों ऐसा किया गया, इसलिए कि आपको लगेगा 50,000 रुपया कम नहीं होता है। आप पढ़ाई में 50,000 खर्च नहीं होता है। आपको एक साइकिल होगी, अब तो कॉलेज 10-15 किलोमीटर पर भी हो गया, और साइकिल से जब आप जाएंगे आपका शरीर जो है और स्वस्थ रहेगा, आपके शरीर में खून रिसाइकिल होगा, परिसंचरित होगा, ठीक है ना। तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बीमारी कम होगी। साइकिल, घड़ी और रेडियो हर घर में होना चाहिए। साइकिल दूध लाने के लिए, अंडा लाने के लिए या कोई काम करने के लिए तुरंत उसमें कोई खर्च नहीं लगता है। बहुत दिनों पर एक बार ग्रीजिंग करते हैं या उसमें तेल डालते हैं, खर्च बहुत कम लगता है साइकिल में। और साइकिल में पेट्रोल डालना पड़ता है। साइकिल रखनी चाहिए, और साइकिल तो सरकार दे ही रही है आप लोगों को, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि किसान के घर में जो बेटी है, मतलब 9 बजे जाती है स्कूल, 5 बजे स्कूल से आती है, और उसके बाद घास लाद के घर लाती है, वो भी काम साइकिल से कर ले रही है। अच्छी बात है, लड़का भी कर ले रहा है, तो मल्टीफेरस हो गया। ऐसा नहीं कि पढ़ने के लिए ही जाना है, लेकिन एक बात है कि ज्यादा काम उस पर करेंगे तो हो सकता है टूट जाए, तो पढ़ने के लिए जाने वक्त साइकिल खराब रहे, उस दिन तो विद्यालय छूट जाएगा, ठीक है ना। इसलिए साइकिल की हिफाजत भी करनी है, उसमें ताला लगा के रखना है। साइकिल की चोरी भी होती है, घंटी खराब हो जाएगा, धक्का लगने की संभावना है, घंटी को भी ठीक रखना है। पंक्चर नहीं हो तो प्रॉपर हवा दे के रखना है ना। सभी चीज को सलीके से रखना है। और ये प्रोत्साहन मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत स्नातक करने पर 50,000 की राशि मिलती है। अभी शाम की कक्षाएं लगती हैं, पहले 3:30 बजे छुट्टी हो जाती थी, अब 3:30 बजे से एक कक्षा चलती है मिशन दक्ष की, 5 बजे तक चलती है ना। 2 कक्षाएं 3:30 से 4:15 और 4:15 से 5, और हाई स्कूल में विशेष कक्षाएं चलती है। तो मिशन दक्ष की कक्षाएं भी चलती है। इसमें क्या है, वैसे छात्र जिसको हिंदी धारा प्रवाह पढ़ने नहीं आता है, धारा प्रवाह का समझते हैं, कॉमा फुल स्टॉप छोड़ के कॉमा, हाँ कॉमा पर रुकना है। अर्ध विराम जो होता है जिसको सेमी कॉलन करना, थोड़ा ज्यादा रुकना है, और पूर्ण विराम जहाँ होता है वहाँ पूरी तरह से रुक जाना है और फिर से स्टार्ट होना है। जैसे आप गाड़ी तेजी से चलाते हैं, लाल बत्ती आती है तो क्या होता है, वहाँ रुक जाते हैं, फिर वह ग्रीन होता है तब चलते हैं, और फिर अगर येलो होता है तो धीरे चलते हैं। उसी तरह से ये कॉमा, सेमी कॉलन और फुल स्टॉप होता है, इसको भी समझना चाहिए। धारा प्रवाह पढ़ने का मतलब लगातार पढ़ते नहीं जाना है, जहाँ रुकना है वहाँ रुकना है, लेकिन टूट नहीं होनी चाहिए, हिज्जा करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फटाफट पढ़ लेना है। मौलिक गणित की जानकारी, जैसे a+b का होल स्क्वायर आएगा तभी हम गणित की बड़ी संक्रियाएं कर सकते हैं, है ना। पहाड़ा आएगा तभी हम गुणनखंड निकाल सकते हैं, नहीं। और फॉर्मूला हमें याद रखना होगा, याद रख के फॉर्मूला बनता कैसे, फॉर्मूला बनाया कैसे गया है। a+b का होल स्क्वायर हम याद कर लेते हैं, लेकिन a+b का होल स्क्वायर अगर हम उसको गुणनखंड कर करेंगे, a+b इसको गुणा करके देखो, तब देखो a स्क्वायर प्लस 2ab+b स्क्वायर होता है, तो इसका मजा अलग होगा। ये नहीं कि a+b का होल स्क्वायर रट लिए, स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे करके रट लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अवधारणा क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए।
ठीक ना। उसी तरह से अंग्रेजी वर्णमाला की जानकारी, डिक्शनरी देखिए, अपने घर में डिक्शनरी रखिए, गूगल पर सभी जानकारी प्रमाणिक नहीं